हेलो एवरीवन, आज हम डीएनए रेप्लिकेशन से शुरू करेंगे। क्लास 12th का मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हम डीएनए रेप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे अपनी आगे का टॉपिक, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज़ आरएनए वर्ल्ड। ओके, आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड क्या चीज़ है? आरएनए वर्ल्ड हमें ये आरएनए वर्ल्ड जो टर्म है ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है एंशिएंट लाइफ से। जो प्रिमिटिव लाइफ थी, जब लाइफ का जब ओरिजिन हुआ था, तो फर्स्ट टाइम जो जेनेटिक मटेरियल अपीयर हुआ दैट इज़ आरएनए, ठीक है, दैट इज़ आरएनए, ठीक है। इसके एविडेंसेस हैं हमारे पास, इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं। जैसे जितनी भी जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, दे ऑल आर कंडक्ट इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, ठीक है। डीएनए मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू आरएनए and RNA get converted into protein, and protein is responsible for all physical or metabolic activities inside a cell। एक सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है प्रोटीन, ठीक है। और वो किसकी फॉर्म में करता है बेटा? डीएनए जो है फर्स्ट आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन प्रोटीन बनता है, और उसी से क्या होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो कंडक्ट होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये एविडेंसेस हो गए कि जितनी भी जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं दैट विल रिवॉल्व अराउंड आरएनए, ठीक है। और आरएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल की तरह ही काम नहीं करता है, ये एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। आरएनए एक्ट एज ए कैटलिस्ट ऑल्सो, एक्ट एज ए कैटलिस्ट ऑल्सो, ठीक है। इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती हैं। ये राइबोजाइम की तरह काम करता है। राइबोजाइम जब आरएनए जो है एंजाइम की तरह काम करता है तो हम इसको राइबोजाइम कहते हैं, ठीक है। और ये स्प्लाइसिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो स्प्लाइसिंग है वो भी जो स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस है दैट विल ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड आरएनए। तो हमारे पास बेसिकली कुछ प्रूफ है जो हमें प्रूव करते हैं कि आरएनए इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल दैट अपीयर ऑन अर्थ, ठीक है। लेकिन आरएनए जो है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, जो राइबोज शुगर होती है बेटा, ठीक है, राइबोज शुगर जो इस आरएनए के केस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, दोनों जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फर्स्ट से न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, फिफ्थ से क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। दो कार्बन हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, फ्री कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं एक राइबोज शुगर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आके ऐड हो जाता है, और जो सेकेंड ग्रुप है वहाँ पे इसके पास क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो उसको अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसमें म्यूटेशन का रेट जो होता है वो हाई होता है, ये अनस्टेबल है, म्यूटेशन का रेट हाई है, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, और जो आरएनए है इसको रिप्लेस कर दिया गया मोर स्टेबल फॉर्म डीएनए के अंदर। ये रिप्लेस हो गया किसमें, डीएनए के अंदर। और आज हम देखते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया से लेके एनिमल तक, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक, सब में ये जो जेनेटिक मटेरियल हमें मिलता है दैट इज़ डीएनए ओनली, ठीक है। आरएनए जो हमें मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है बेटा, वायरस के अंदर हमें मिल सकता है। वायरस, बैक्टीरियोफेज, इनके अंदर हमें आरएनए मिलता है। और आरएनए क्या है, अगेन एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स के बीच में, ठीक है। तो ये सब एविडेंसेस हमें बताते हैं आरएनए वर्ल्ड के बारे में, कि जो एंशिएंट वर्ल्ड था दैट इज़ आरएनए वर्ल्ड, एंड इट इज़ ड्यू टू देयर अनस्टेबल नेचर ऑफ आरएनए एंड हाई म्यूटेशन रेट इन आरएनए, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय डीएनए, ठीक है। और अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक से, दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो किस तरीके से होता है ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है
हम जानते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से होती है। जो रेप्लिकेशन का तरीका है डीएनए का, दैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। एक स्ट्रैंड क्या होती है हमेशा डीएनए के पास, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है देन एक स्ट्रैंड क्या होती है, एक ओल्ड स्ट्रैंड होती है और एक न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड होती है। इसे हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये होता कैसे है, डीएनए की रेप्लिकेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, किस तरह से वो प्रोसेस कंटिन्यू होती है, कितने स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व है, ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट इज़ एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और इस डीएनए रेप्लिकेशन को भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात जो है वो पूछना चाहती हूँ कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो सेल की कौन से फेज़ के अंदर होती है। डीएनए की रेप्लिकेशन जो है ये सेल के कौन से फेज़ के अंदर होती है, ठीक है। डीएनए की रेप्लिकेशन जो है ये सेल के इंटरफेज़ के दौरान होती है। जब सेल एम फेज़ में एंटर करती है उससे पहले इंटरफेज होता है, एक रेस्टिंग फेज जिसको हम कहते हैं, या फिर वैसे वो रेस्टिंग फेज़ नहीं है, दैट इज़ द मोस्ट एक्टिव फेज़ ऑफ सेल, ठीक है। इसके दौरान एस फेज़ में क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन ऑफ सेल का डीएनए कब होता है, एस फेज़ ऑफ इंटरफेज के अंदर, ठीक है। तो जब रेप्लिकेशन होती है डीएनए की देन फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उनकी फर्स्ट क्या होती है, एक्टिवेशन होती है, ठीक है। जैसे एएमपी की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ठीक है, सीएमपी, जीएमपी, ठीक है, और टीएमपी की फॉर्म में एडेनिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनिन मोनोफॉस्फेट एंड थायमिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में जो न्यूक्लियोटाइड है ये कहाँ लाई करते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। जो डीएनए की रेप्लिकेशन होते हैं दैट अकर ओनली एंड ओनली इनसाइड न्यूक्लियस, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होती है, न्यूक्लियस से बाहर ही नहीं होती है, ठीक है। अब इनकी क्या होती है बेटा, एक्टिवेशन होती है। इनमें जो दो फॉस्फेट ग्रुप हैं वो ऐड होते हैं, और इसको ऐड करने का काम कौन करता है बेटा, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, दो फॉस्फेट के न्यूक्लियोटाइड इसमें ऐड कर देता है, और ये किस में चेंज हो जाते हैं बेटा, सॉरी, डीऑक्सी, दैट आई फॉरगॉट, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज एडेनिन मोनोफॉस्फेट गेट चेंज्ड इनटू डीऑक्सी राइबोज एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीसीटीपी, डीजीटीपी में भी चेंज हो जाएगा, और डी जो है ये जीटीपी में चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, दो फॉस्फेट के ग्रुप जो हैं यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ये जो बॉन्ड बनते हैं, जो दो पायरोफॉस्फेट के बॉन्ड यहाँ एटम यहाँ पे ऐड होते हैं, ग्रुप ऐड होते हैं, ये हाई एनर्जी बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। हाई एनर्जी बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी देन क्या होगा, ये दो फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, और उनकी रिलीज़ होने की वजह से हाई एनर्जी लिबरेट होती है, और इसी एनर्जी को कंज्यूम करता है डीएनए पॉलीमरेज, और वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है एग्जिस्टिंग डीएनए की चेन के अंदर। जो एग्जिस्टिंग चेन है उसमें ऐड करता चला जाता है न्यूक्लियोटाइड्स को। तो ये जो प्रोसेस होती है डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है दैट इज़ इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट टाइप की रिएक्शन होती है, टाइप ऑफ रिएक्शन
एंड हाई एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है ये, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसको होती है, लेकिन फिर भी ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, क्योंकि दो फॉस्फेट के ग्रुप रिलीज जब होते हैं तो हाई एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, जिसको कंज्यूम कर लेता है डीएनए पॉलीमरेज और रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो अपनी रिएक्शन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है बाय ब्रेकिंग द 2-phosphate ग्रुप फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ओके, तो ये फुल्ली इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती हैं, ये इसको हम कहते हैं बेटा एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, जो पहला स्टेप है दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो जाते हैं, अब एक्टिवेट हो जाते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट कैसे होगा बेटा, बाय अनजिपिंग। ठीक है, डीएनए जो है वो हमेशा कैसे प्रेजेंट होता है बेटा, दैट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन डुप्लेक्स फॉर्म। ठीक है, डबल स्ट्रैंड होती हैं डीएनए की, उनको सबसे पहले रेप्लिकेशन के लिए क्या करना होगा, हमें उन दोनों स्ट्रैंड को अनजिप करना होगा, उनको खोलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए कैसे प्रेजेंट है बेटा, ये डबल हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, अनजिपिंग करनी होगी, अनजिपिंग होगी। ठीक है, अनजिपिंग कैसे होगी बेटा, दो डीएनए की स्ट्रैंड जब प्रेजेंट होती हैं तो एक दूसरे से अटैच कैसे होती हैं, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ए जो है वो टी से जॉइन होता है, जी सी से, सी जी से। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, कंटिन्यूस बॉन्ड की फॉर्मेशन इसके ऊपर होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या करते हैं, दोनों चेन को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, दोनों चेन एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। तो अनजिपिंग के वक्त क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल टेक्स प्लेस, हाइड्रोजन बॉन्ड विल टेक्स प्लेस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं। और इनके टूटने की वजह क्या है, कौन सा एंजाइम ऐसा करता है बेटा, ये एंजाइम होता है हेलिकेज। ठीक है, फर्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस इज हेलिकेज। ठीक है, ये जो हेलिकेज एंजाइम है भाई डीएनए की रेप्लिकेशन जो है प्रोकैरियोट के अंदर भी होती है, यूकैरियोट में भी होती है। तो प्रोकैरियोट के केस में ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है बेटा, ओराइड साइट को पहचानता है, दोनों में ओराइड साइट को पहचानेगा, डीएनए के अंदर वो ओराइड साइट को ढूंढता है और वहाँ जाके क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है। ओराइड साइट, व्हाट इज ओराइड साइट, ओराइड साइट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट या कह सकते हो आप इसको, या फिर इनिशिएशन पॉइंट भी कह सकते हो, जहाँ से क्या करता है डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए हेलिकेज यहाँ पे क्या करता है, बाइंड करता है। तो प्रोकैरियोट के केस में सिर्फ एक ओराइड साइट होती है बेटा। ठीक है, सिर्फ एक ही ओराइड साइट होती है प्रोकैरियोट के केस में। ठीक है, और यूकैरियोट के केस में क्या होता है, मोर देन वन साइट होती है, मोर देन वन ओराइड साइट। ठीक है, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक सिंगल डीएनए प्रेजेंट होता है सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, उसमें एक ही डीएनए की रेप्लिकेशन साइट होती है, वहाँ पे हेलिकेज एंजाइम बाइंड करता है, इनिशिएट करता है रिएक्शन को। ठीक है, तो वो बाइंड करता है और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ऐड होता है और वो रेप्लिकेशन करता है डीएनए के। ठीक है, और यूकैरियोट के केस में मोर देन वन ओराइड साइट प्रेजेंट होती हैं। तो मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन जो है एक से ज़्यादा पॉइंट से शुरू हो सकती है। प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही पॉइंट से शुरू होती है, यूकैरियोट में मोर देन वन साइट से क्या होती है, पॉइंट से डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज अनजिपिंग ऑफ स्ट्रैंड एंड दैट इज डन बाय हेलिकेज ऑन विच साइड, ओराइड साइड दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम और डीएनए। ठीक है, अब डीएनए की जो स्ट्रैंड थी वो किस तरह से बेटा, इस तरह से कोइल है ना, उसके अंदर कोइल्ड स्ट्रक्चर है।
ठीक है। अब जब कोइल्ड स्ट्रक्चर, आपने इस चीज़ को करके भी देखा होगा घर पे, जब कोई कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, कोई थ्रेड होती है आपस में कोइल्ड है, जब आप इसको खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, तो कंप्लीट स्ट्रैंड जो है उसके ऊपर स्ट्रेन आ जाता है, इट गो टेंस्ड, वो जो स्ट्रैंड है टेंस हो जाती है, और जब भी हम उसको छोड़ देते हैं वापस से वो क्या हो जाती है, बाइंड अप हो जाती है। हाँ, तो ऐसा डीएनए के केस में भी पॉसिबल है कि जो हेलिकेज एंजाइम है इसको ओपन करता है स्ट्रैंड को, देन क्या होगा कि स्ट्रैंड को जैसे ही उसको वापस छोड़ेंगे वापस से वो चेन जो है बाइंड कर सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है डीएनए के अंदर, ठीक है। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो ओपन चेन है उसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, उसको स्टेबल करता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं टोपोआइसोमेरेज, ठीक है, टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये दो फैक्टर्स क्या करते हैं, एक एंजाइम टोपोआइसोमेरेज एंजाइम प्लस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करते हैं, जो सिंगल स्ट्रैंड ओपन हुई है अब उसको ये क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। क्योंकि स्ट्रैंड तो बेटा इस तरीके से, क्या स्ट्रैंड जो है वो इस तरीके से ओपन हो गई है, ठीक है, ओपन हो गई है, तो ओपन जब होगी तो बाकी स्ट्रैंड पे स्ट्रेन आ जाता है, तो स्ट्रेन को रिमूव करने का काम करता है टोपोआइसोमेरेज, ठीक है, स्ट्रेन को रिमूव करता है टोपोआइसोमेरेज, ठीक है, और इस चेन को वापस बाइंड करने से रोकता है SSB। जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं वो इस तरह से इसके साथ जुड़ जाते हैं और इनको वापस ज्वाइन करने से बचा लेते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ये वापस फॉर्म नहीं होने देते हैं डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में, ठीक है। चेन जो होती है वो ओपन ही रहती है जब तक उस पर रेप्लिकेशन नहीं हो जाती, ठीक है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज अनजिपिंग, देन स्ट्रेस रिमूव कौन करता है बेटा, SSB एंड टोपोआइसोमेरेज क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेन को रिमूव करते हैं। अब क्या होता है बेटा, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है बेटा, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये न्यू चेन की फॉर्मेशन ये नहीं कर सकता है, ठीक है। ये भी एक रीज़न है, ये भी एक एविडेंस है जो हमें बताता है कि पहले आरएनए ही फॉर्म हुआ था, आरएनए से डीएनए की कॉपी बनी, ठीक है। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपने आप किस एक नई न्यू चेन की फॉर्मेशन वो नहीं कर सकता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज में जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने की, वो कहाँ कर सकता है बेटा, वो एग्जिस्टिंग चेन में कर सकता है। जो एग्जिस्टिंग चेन है, जो चेन पहले से प्रेजेंट है उसके अंदर वो थर्ड एंड पे, ये फिफ्थ एंड होगा और ये थर्ड एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, तो इस एंड पे वो क्या कर सकता है, सिर्फ एग्जिस्टिंग चेन पे अपने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है, वो अपने आप न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज की इस प्रॉपर्टी, ये जो कमी है उसके अंदर, ये जो फॉल्ट है, इसको दूर करता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट formation of primer, next step is formation of primer, ठीक है। प्राइमर की फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो ये जो डीएनए की स्ट्रैंड है जो ओपन हो गई है, मैं एक बार फिर से इसको बना देती हूँ, जैसे ये स्ट्रैंड है बेटा, दैट इज ओपन्ड, ठीक है, दैट इज 3 एंड 5 डायरेक्शन, एंटी पैरेलल होती है ना, दोनों बनाएंगे हम, ठीक है, 5 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब ये चेन, इसके ऊपर क्या करना होगा, एक प्राइमर की फॉर्मेशन करनी होगी। ये जो एंड, ये जो चेन है जो ओपन हो गई है बेटा, यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको रेप्लिकेशन करनी है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज के पास के अंदर एक कमी है कि वो एग्जिस्टिंग चेन में ही नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है, ठीक है, अपने आप चेन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, रेप्लिकेशन को अपने आप स्टार्ट नहीं कर सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्राइमर बनाता है, प्राइमर बनते हैं, प्राइमर होते हैं बेटा 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड
बेस पेयर की एक सीक्वेंस होती है, और ये जो सीक्वेंस होती है दैट इज़ ऑफ आरएनए। ये आरएनए की सीक्वेंस होती है बेटा, डीएनए की नहीं होती, आरएनए की होती है। और इसे बनाता कौन है बेटा? प्राइमेज एंजाइम। आप इसको प्राइमेज भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये जो चेन बन रही है दैट इज़ आरएनए चेन ना, तो इसको आरएनए पॉलीमरेज ही बनाएगा, ठीक है। तो ये 8 to 10 बेस पेयर की एक छोटी सी सीक्वेंस बनाता है प्राइमेज एंजाइम, या फिर आप कह सकते हो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये प्राइमर जाके ऐड होता है बेटा, जो एग्जिस्टिंग चेन है, जो पेरेंट चेन है, उसके थर्ड एंड पे जाके ये एंड हो जाता है। ये थर्ड एंड है, यहाँ पे जाके ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट चेन बन रही है बेटा, ठीक है। अपोजिट चेन का जो पोलरिटी होगी ये फिफ्थ होगी, इधर क्या होगा? थर्ड एंड ओपन होगा, और थर्ड एंड पे ही नया न्यूक्लियोटाइड आके ऐड हो सकता है। अब जो प्रोसेस है उसको वो कंटिन्यू होने के लिए तैयार है। अब आरएनए पॉलीमरेज ने एक नई चेन बना के दे दी है यहाँ पे, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे काम कर सकता है। अब डीएनए पॉलीमरेज इज़ रेडी टू वर्क और रेडी टू पॉलीमराइज द चेन, ठीक है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है प्रोकैरियोट के केस में ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। यूकैरियोट के केस में सिर्फ एक ही टाइप का होता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में ये क्या होता है? 3 इसकी डिफरेंट टाइप होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है इसका काम होता है बेटा, इसको डिस्कवर किया था कोर्नबर्ग साइंटिस्ट ने, ठीक है। और इसका काम है, एक्सोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये क्या करता है? जो आरएनए की चेन प्रेजेंट है, आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उनको हटाने का काम करता है, ठीक है। उनको रिमूव करता है, ये जोड़ता नहीं है, रिमूव करता है, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है इसकी फर्स्ट की, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये क्या करता है? ये भी डीएनए रिपेयरिंग का काम ही करता है, लेकिन ये कब करता है? जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और 3 एब्सेंट होता है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगा जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो एब्सेंट हो, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का, ये डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम अब वर्क करेगा दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे काम करेगा और वो क्या करेगा? रेप्लिकेशन शुरू कर देगा। किस डायरेक्शन में बेटा? 5 to 3 डायरेक्शन में। ये 5th एंड है दैट इज़ 3rd एंड गोइंग टू फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब ये इस चेन पे क्या करता जाएगा? न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब एक और प्रॉब्लम है, 2 स्ट्रैंड है ना डीएनए की, और कंप्लीट डीएनए की कॉपी होनी है। कॉपी जो होनी है डीएनए की वो दोनों स्ट्रैंड की होनी है, सिर्फ एक स्ट्रैंड की कॉपी होने से काम नहीं चलेगा, पूरा डीएनए तो रेप्लिकेट हुआ नहीं। अगर एक ही चेन की कॉपी बना देता है डीएनए पॉलीमरेज तो यहाँ पे तो डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुई ना, डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं है यहाँ पे। तो डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट करने के लिए दोनों चेन की एक साथ कॉपी बननी ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरे चेन की पोलरिटी, अब प्रॉब्लम ये है कि इस चेन की पोलरिटी क्या है? इसकी पोलरिटी है यहाँ पे 5th एंड है बेटा, यहाँ पे 3rd एंड है। तो डीएनए जो पॉलीमरेज है वो ऐसा तो कर नहीं सकता है कि वो अपोजिट एंड पे बना दे, जो 3 to 5 डीएनए की रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकती है, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो डीएनए पॉलीमरेज को क्या करना? ओके, तो हम प्राइमेज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, सॉरी सेकंड स्ट्रैंड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस स्ट्रैंड पे क्या है? पोलरिटी चेंज हो जाती है। तो डीएनए पॉलीमरेज ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है, जो रेप्लिकेशन होती है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होती है फ्रॉम 5th एंड टू 3rd एंड। रेप्लिकेशन सिर्फ 5 to 3 एंड ही पॉसिबल है, ये कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती है। 3 to 5 रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकते, डीएनए पॉलीमरेज ऐसा कर ही नहीं सकता है। अगर डीएनए पॉलीमरेज को इस तरह से मूव करना होगा तो वो क्या करेगा? वो न्यूक्लियोटाइड्स को
तोड़ देता है, ठीक है। उसकी एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। रेप्लिकेशन वो सिर्फ और सिर्फ 5 to 3 डायरेक्शन में ही कर सकता है, ठीक है। उसके अंदर यही कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पोलरिटी चेंज हो गई है बेटा, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आरएनए प्राइमेज अगेन ऐड होता है बेटा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जाके ऐड हो जाता है, प्राइमर की फॉर्मेशन कर देता है और डीएनए की रेप्लिकेशन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होती है, रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में फॉर्म होती है, ठीक है। तो डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो इतनी कॉपी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। जिस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूस रेप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं बेटा, ये स्ट्रैंड कहलाती है लीडिंग स्ट्रैंड, दैट इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ये कौन सी है बेटा, लैगिंग स्ट्रैंड, दैट दिस इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये होती है लैगिंग स्ट्रैंड और दिस वन इज लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, जिसमें डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन हो रही है वो होती है डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस इस पे होगी, ठीक है। नहीं मैंने अपोजिट लिख दिया है, ये इस तरह से आएगा बेटा, सॉरी 1 मिनट, हाँ ये लैगिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। एंड दिस वन इज लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि डीएनए की जैसे जैसे ये स्ट्रैंड जो है ओपन होती जाएगी वैसे वैसे रेप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। अब स्ट्रैंड जो है वो ओपन होती है अगेन, भाई आरएनए पॉलीमरेज ने हेलिकेज ने सिर्फ इतनी चेन को ओपन किया, अब आगे और चेन भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बना देती हूँ बेटा, ठीक है, इस तरीके से और चेन जो है ये आगे ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है यहाँ पे प्राइमर कहाँ पे बना हुआ था बेटा, यहाँ पे बना हुआ था, चेन इधर बन रही थी, ठीक है। और इस पे चेन प्राइमर यहाँ पे ऐड हुआ है, ये कंटिन्यूस बन रही है, ठीक है। तो इसको हमने कहा था लीडिंग स्ट्रैंड, दैट इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ये क्या है बेटा, लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये जो पोर्शन है अभी खाली रह गया ना, यहाँ पे रेप्लिकेशन कैसे होगी, अगेन रेप्लिकेशन शुरू होती है, यहाँ पे फिर से क्या होगा, अब प्राइमर की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे क्या होगा भाई, चेन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। 3 to 5, 5 to 3, ठीक है। इस तरह से क्या होती है, इन पे चेन की फॉर्मेशन होती चले, जैसे जैसे चेन ओपन होगी वैसे वैसे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो चेन की रेप्लिकेशन करता चला जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे, जिनको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इनको हम कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये होते हैं बेटा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं हम इनको, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इनके साइंटिस्ट के नाम पे हैं ये, ठीक है। ओकाजाकी ने फर्स्ट टाइम इनको डिस्कवर किया था, इनके बारे में बताया था, ठीक है। तो उनके नाम पे इनको कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, चेन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो चेन की फॉर्मेशन हो रही है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, दोनों चेन के अंदर हो रही है। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर प्रेजेंट है, इस चेन में तो बहुत सारे आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर है, फिर ये आरएनए प्राइमर है, फिर और फर्दर ओपन हो जाएगी चेन, तो एक यहाँ पे आरएनए प्राइमर भी हमें मिल सकता है। तो बहुत सारे आरएनए प्राइमर मिलेंगे और लीडिंग स्ट्रैंड पे एक आरएनए प्राइमर होता है, मतलब छोटी सी सीक्वेंस है जहाँ पे क्या है, आरएनए की सीक्वेंस प्रेजेंट है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनको रिमूव कौन करता है, इनको रिमूव करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इनको चेक करता है, ठीक है, और जहाँ पे भी आरएनए की सीक्वेंस प्रेजेंट है उनको रिमूव करके डीएनए के बेस पेयर को ऐड करता है, ठीक है। और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको आपस में जोड़ने का काम करता है देन डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज जो है इन टूटे हुए फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ देता है और इस तरह से एक नई चेन की फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाती है।
एक बार फिर से आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। जैसे ये 2 स्ट्रैंड हैं बेटा, ठीक है, मैं यहाँ तक इसको दिखा देती हूँ, ठीक है। इस पे क्या हो रही है, कॉपी बन रही है, ठीक है। एक जो स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, ये 5 और 3 to 5, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक बार फिर से ये डायग्राम बना देती हूँ आपका, ताकि कन्फ्यूज़न जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, डीएनए पॉलीमरेज जो है आरएनए प्राइमर यहाँ पे ऐड होगा बेटा, ठीक है। अनजिपिंग के बाद आरएनए प्राइमर जो है वो 3rd एंड पे ऐड होता है, ना कि 5th पे होता है। तो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा और चेन जो है वो इस तरह से क्या होगी, सॉरी इक्वल डिस्टेंस आएगी ना बेटा, तो इस तरह से क्या होगी, ये फॉर्म होती चली जाएगी, ठीक है। और इस स्ट्रैंड पे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ पे प्राइमर जो है 5th एंड पे तो ऐड हो नहीं सकता है, ये ऐड कहाँ होता है, यहाँ ऐड होगा, ठीक है। और चेन की फॉर्मेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये कौन से स्ट्रैंड है बेटा, दैट इज़ लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये क्या होगी बेटा, लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड कह सकते हो, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इनको कह सकते हो, कुछ भी आप कहना चाहो, ठीक है। तो अब जैसे फर्दर चेन ओपन होती है, अब ये तो इतनी कॉपी हुई ना, अब देखो बेटा यहाँ पे हम आते हैं, अब इतनी चेन मान लो ओपन हो जाती है, ठीक है। ये चेन क्या है बेटा, ओपन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है डीएनए की, ठीक है, रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चेन है बेटा, जो लीडिंग स्ट्रैंड है, इस पर तो कॉन्टिन्यूस जैसे जैसे ओपन होता जाएगा वैसे वैसे क्या करता जाएगा, ये डीएनए की चेन की फॉर्मेशन करता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चला जाएगा, ठीक है। और ये जो चेन है बेटा, इस पर दिक्कत क्या है, इस पर दिक्कत ये है कि पहले तो यहाँ पे ऐड था ना, प्राइमर था, और इसने अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डीएनए की रेप्लिकेशन कर रहा है, लेकिन चेन तो इस तरफ ओपन हो रही है ना, तो चेन इस तरफ ओपन होगी तो बेटा एक और प्राइमर यहाँ पे ऐड होगा, एक और फ्रेगमेंट बना देगा बेटा, ये इस तरीके से चेन और ओपन होगी बेटा, अब फर्दर ओपन होगी ना चेन, ठीक है। अब चेन इस तरफ और ओपन हो गई है, ये क्या हो रहा है, चेन और ओपन हो रही है, ठीक है। अब चेन ओपन होगी तो बेटा ये वाली तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये तो कंटिन्यूस क्या करती चली जाएगी, फॉर्मेशन करती जाएगी चेन की। यहाँ पे आरएनए प्राइमर है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक आरएनए प्राइमर यहाँ पे है, डिफरेंट डायरेक्शन में हुई, इतनी डीएनए कॉपी होगी, फिर से यहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ था, ठीक है, इतनी डीएनए की अब कॉपी हो गई, अब और चेन ओपन हो गई है, ठीक है। तो इस डीएनए की कॉपी कैसे होगी, अगेन यहाँ पे प्राइमर ऐड होगा और डीएनए की कॉपी इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, छोटे छोटे फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन हो रही है, फ्रेगमेंट्स में डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, तो इनको इसलिए हमने क्या कहा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा, दीज आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब जब पूरा डीएनए जब कॉपी हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एक्टिवेट होता है और वो ये जो आरएनए के प्राइमर ऐड है ना डिफरेंट पॉइंट पे, इनको रिमूव कर देता है, ठीक है। ये मैं डिफरेंट कलर से कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पहचानने में आसानी, ठीक है। ये जो आरएनए की छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स ऐड है, इनको रिमूव करता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और इनको रिमूव करके डीएनए की न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है यहाँ पे, ठीक है। अब डीएनए की न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, इनको आपस में जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ये इनको जोड़ देता है आपस में, और इनको जोड़ने के बाद क्या होगा, एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, कंटिन्यूस बन जाएगी ना, एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड यहाँ पे बन जाएगी,
ठीक है। और इस तरह से क्या होती है, डीएनए की कॉपी हो जाती है, डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। ओके, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आरएनए से शुरू करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।